बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके बीएसटी पेपर फर्स्ट में इनकम टैक्स का पेपर है आयकर। अब आयकर के जो आपका पेपर है, इसमें आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस में वीडियोज और पीडीएफ जो है वो आपको जुलाई से ही सेशन के शुरुआत से ही भेजे जा रहे हैं। तो इसमें आपको जो ज़्यादातर जो आपका सिलेबस है आयकर का, वो इसमें आपको पीडीएफ और वीडियो भेज करके कवर करवा दिया है, जो आपने अब भली बात अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। मैं आपको याद दिला दूं को आपको जो आयकर के अंतर्गत जो मैंने आपको पीडीएफ और जो वीडियो लेक्चर भेजे हैं, उसमें जो शुरू का जो आपका चैप्टर था इंट्रोडक्टरी चैप्टर, उसमें आपको परिभाषाएं वगैरह जैसे असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, करदाता क्या है, पर्सन क्या है, ये सब बातें बताई। दूसरा चैप्टर आपका था रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी, करदाता के निवास स्थान का निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है, कैसे करदाता निवासी है साधारण निवासी होगा, कंपनी और फर्म कब निवासी और कब अनिवासी होंगी। तीसरे चैप्टर में आपको इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, वेतन शीर्षक से कर योग्य आय के बारे में बताया। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और चौथा इन कैपिटल गेन्स, पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इससे पहले बिजनेस एंड प्रोफेशन से पहले डेप्रिसिएशन एवं प्रोविजंस, ह्रास और अन्य प्रावधान के बारे में आपको बताया। फिर आपको बताया डीम्ड इनकम के बारे में, हानियों की पूर्ति और आगे ले जाने के बारे में, कर मुक्त आय, और फिर सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियाँ। फिर उसके बाद में टैक्स एंड रिबेट के बारे में बताया। फिर आपके असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ट का कर निर्धारण, फिर आपके असेसमेंट ऑफ एचयूएफ, और फिर आपके असेसमेंट ऑफ फर्म। इतना सिलेबस आपको पीडीएफ और वीडियो के जरिए मैं आपको पढ़ा चुका हूं और बता चुका हूं। इसके बावजूद भी अगर कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आया तो आप मेरे से मिल सकते हैं, मेरे से बातचीत कर सकते हैं, पेरेंट्स की अनुमति लेकर के। कोई डाउट वगैरह हो तो वो आपका समाधान उसका हो जाएगा। आज का जो अपना टॉपिक है लेक्चर का, वो है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, कर का अग्रिम भुगतान। अब देखो, वैसे तो आयकर में क्या होता है कि गत वर्ष की आय के ऊपर कर निर्धारण वर्ष के अंतर्गत कर का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ वास्तव में व्यवस्था ऐसी होती है कि गत वर्ष के अंदर फाइनेंशियल ईयर में जैसे जैसे आदमी कमाई करता रहता है, उसको इनकम होती रहती है, साथ साथ वो किस्तों में कर का अग्रिम भुगतान भी करता रहता है, जिसको जैसे कमाओ वैसे उसका टैक्स का भुगतान करो। इसी को अग्रिम कर कहा जाता है। और इस अग्रिम कर का जो समायोजन है, जब आप असेसमेंट ईयर में टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो उस समय इसका समायोजन कर दिया जाता है कि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी इतनी बनती है, एडवांस टैक्स इतना आ चुका है, अब आपको नेट इतना और देना है, ठीक है। तो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में मतलब ये है कि जैसे जैसे आप पैसे कमाते जा रहे हो, जैसे जैसे आपको आय हो रही है, वैसे वैसे आप उस पर कर का भुगतान भी करते जा रहे हो। तो ये जो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, कर का जो अग्रिम भुगतान, ये जो चैप्टर है, इसके जो मुख्य प्रावधान और मुख्य बातें जो हैं वो मैं इस लेक्चर में आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि आयकर के अधिनियम अनुसार गत वर्ष की कमाई गई आय पर करदाता को कर निर्धारण वर्ष में कर चुकाना होता है, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। आयकर अधिनियम में ऐसी व्यवस्था की गई है कि करदाता को आय कमाने के साथ ही कर का भुगतान करना पड़ता है। इस व्यवस्था को जैसे कमाओ वैसे चुकाओ योजना, पे एज यू अर्न स्कीम भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन भी आया हुआ आपका कि पे एज यू अर्न स्कीम की आप व्याख्या कीजिए, जैसे कमाओ वैसे चुकाओ योजना क्या है, इसकी आप व्याख्या कीजिए। तो ये इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है आपका, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, कर का अग्रिम भुगतान। इस योजना के अंतर्गत करदाता जैसे जैसे आय कमाता है वैसे वैसे उस आय पर कर का भुगतान करता है। अग्रिम कर चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में किस्तों में भुगतान किया जाता है, अर्थात आय का कमाना एवं कर का भुगतान दोनों साथ साथ चलते हैं। इसके अंदर आय भी कमाई जाती है और साथ में कर का भुगतान भी किया जाता है। इस प्रकार भुगतान किया गया अग्रिम कर, कर निर्धारण वर्ष पर देय होने वाले आयकर में
से समायोजित कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है। जितना टैक्स बनता है उसमें एडवांस टैक्स को माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। नेट टैक्स लायबिलिटी आपको बता दी जाती है, आपको इतना टैक्स और देना है। धारा 2008 से 208 से 219 के प्रावधानों के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में करदाता को उस वर्ष की अपनी कुल आय पर अग्रिम कर का भुगतान करना होता है, जो वास्तव में उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद वाले वर्ष अर्थात कर निर्धारण वर्ष में कर योग्य होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, यदि करदाता वित्तीय वर्ष में आय कमाता है तो वह आयकर निर्धारण वर्ष में कर योग्य होगी, किंतु उस आय पर करदाता को संबंधित वर्ष जिससे आय अर्जित की है में ही अग्रिम कर चुकाना होता है। ये धारा 207(1) कहती है आयकर की। धारा 207(1) के उपयुक्त प्रावधान भारत में निवासी व्यष्टि करदाता पर लागू नहीं होंगे जिसकी व्यवसाय अथवा पैसे के लाभ शीर्षक में कोई कर योग्य आय न हो तथा गत वर्ष में किसी भी समय 60 वर्ष अथवा अधिक की आयु का हो, उस पे इसके अग्रिम कर के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यानी कि कोई व्यष्टि करदाता जो है, व्यष्टि करदाता है और जिसके बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है या गत वर्ष में किसी भी समय 60 वर्ष अथवा अधिक की आयु हो गया, तो उस पर इसके एडवांस टैक्स के जो नियम है वो लागू नहीं होंगे, प्रावधान लागू नहीं होंगे। अग्रिम कर चुकाने की दशाएं, कंडीशंस टू पे एडवांस टैक्स, क्या क्या शर्तें हैं। यदि किसी वित्तीय वर्ष में करदाता द्वारा देय आयकर की राशि 10,000 रुपये अथवा अधिक हो तो उसे ऐसी आय पर उसी वित्तीय वर्ष में अग्रिम कर चुकाना होगा। दूसरे शब्दों में गत वर्ष का संपूर्ण कर दायित्व उसी गत वर्ष के अंतिम दिन तक चुका दिया जाना चाहिए। अग्रिम कर की गणना जो है कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स किस आधार पर होगी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 कर निर्धारण वर्ष 2021-22 में करदाता के द्वारा चुकाए जाने वाले अग्रिम कर की गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। यानी जो आपका प्रीवियस ईयर है वो 2020-21 है, असेसमेंट ईयर है 2021-22। यदि करदाता की कोई भी कृषि आय शामिल न हो, व्हेन देयर इज नो एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द एसएससी, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सर्वप्रथम करदाता की संभावित सकल कुल आय की गणना कर लीजिए, ग्रोस टोटल इनकम की गणना। सकल कुल आय में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत धारा 80C से धारा 80U की कटौतियों को कम कर दिया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त राशि करदाता की अनुमानित कुल आय कहलाएगी, टोटल इनकम जिसको बोलते हैं। इस प्रकार प्राप्त संभावित कुल आय पर वित्तीय वर्ष 2020-21 की लागू आयकर दरों के अनुसार कर की गणना की जाएगी, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए कर की दरें छूट, रेट्स ऑफ टैक्सेज एंड रिबेट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निवासी व्यष्टि, हिंदू परिवार, व्यक्तियों के समुदाय और व्यष्टियों के संघ पर आयकर की दरें वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार निम्नलिखित हैं रेट्स। तो इसमें 60 वर्ष से कम आयु के निवासी करदाता हेतु फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज की, उसके लिए क्या दरें हैं, ध्यान से सुनिए। ऐसे निवासी करदाता जो गत वर्ष के दौरान किसी भी दिन 60 वर्ष से कम आयु के रहे हैं, उन पर कर की सामान्य दरें निम्न प्रकार से लगेंगी। जैसे इनकम टैक्सेबल बाय नॉर्मल रेट्स, यानी कि अब 2,50,000 तक नील है, फिर अगले 2.5 लाख पे 5% है और अगले 5 लाख पे 20% है, बैलेंस के ऊपर 30% है। 60 वर्ष या अधिक के परंतु 80 वर्ष से कम आयु के निवासी वरिष्ठ नागरिक हेतु फॉर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स, उसके लिए क्या है, ऐसा निवासी करदाता जो गत वर्ष में किसी भी दिन 60 वर्ष या इससे अधिक किंतु 80 वर्ष से कम आयु का हो, उसे वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों पर सामान्य दर से कर योग्य आय पर कर हेतु निम्न प्रकार की दरें काम में ली जाएंगी। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, अगले 2 लाख के ऊपर 5% है और अगले 5 लाख पे 20% है और बाकी के ऊपर 30% है। तीसरी कैटेगरी 80 वर्ष या अधिक आयु के निवासी अधिवरिष्ठ नागरिक हेतु फॉर रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन एज ऑफ 80 ईयर्स और मोर, 80 साल से ज़्यादा के नागरिक को अति वरिष्ठ सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। उसके लिए ऐसे निवासी करदाता जो गत वर्ष में किसी भी दिन 80 वर्ष या अधिक आयु के हों, उसे अति वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। ऐसे नागरिकों पर सामान्य दर से कर योग्य आयों पर कर हेतु निम्न दरें निम्न प्रकार से होंगी। कैसे होंगी कि 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगले 5 लाख पे 20% और बाकी के ऊपर 30% है। और विशेष प्रकार की आय के लिए कर की दरें, टैक्स रेट फॉर स्पेसिफिक इनकम, उसके लिए अलग से कुछ विशेष
प्रकार की आय के लिए सभी प्रकार के करदाताओं पर स्थिर दर से कर लगाया जाता है, चाहे आय कितनी भी हो। मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की आयों के लिए अलग से कर लगाया जाता है। अब ये टैक्स रेट आप ध्यान से सुनना, अलग प्रकार की विशिष्ट आय हैं। जीडीआर निर्गमन से प्राप्त अंशों पर लाभांश एवं इससे उत्पन्न दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ धारा 115 एसी एवं धारा 115 एसीए 10% इसकी इनकम टैक्स की रेट है। अधिसूचित प्रतिभूतियों और पारस्परिक कोषों के यूनिट्स के दीर्घकालीन पूंजी लाभ जिस पर सूचकांकों का लाभ नहीं लिया हो, धारा 112 उपधारा डी उपधारा 2 में 10% इनकम टैक्स की रेट है। फिर आपके कंपनी के समता अंशों, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स एवं व्यावसायिक ट्रस्ट की यूनिट्स के से दीर्घकालीन पूंजी लाभ धारा 112 ए के अंतर्गत 1 लाख रुपए से अधिक पर रेट ऑफ इनकम टैक्स 10% होगी। अधिसूचित समता अंशों, व्यापारिक ट्रस्ट के यूनिट्स एवं प्रतिभूतियों से उत्पन्न अल्पकालीन पूंजी लाभ पर धारा 111 ए के अंतर्गत 15% रेट ऑफ इनकम टैक्स होगी। दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर जो उपरोक्त दो में सम्मिलित न हो, धारा 122 के ऊपर 20%। समस्त आकस्मिक आय पर धारा 115 डबल बी 30%। तलाशी की दशा में खंड निर्धारण आधार पर आयकर धारा 113 के अंतर्गत 60%। ये टैक्स ऑफ इनकम टैक्स की रेट बता रहा हूँ आपको विशिष्ट प्रकार के सिचुएशन में। पेटेंट से रॉयल्टी की आय जिसका करदाता पेटेंटी है और पेटेंट भारत में विकसित एवं पंजीकृत हो पर आयकर की दर है 10%। कार्बन क्रेडिट्स के हस्तांतरण से आय धारा 115 डबल बी जी के अंतर्गत 10% रेट ऑफ इनकम टैक्स होगी। फिर आपके प्रमाणित कटौती जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो कर निधान वर्ष 2021-22 के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों को धारा 16 उपधारा 1 ए के अंतर्गत वेतन शिष्य की आय में से 50,000 रुपये अथवा प्राप्त वेतन की राशि दोनों में जो भी कम हो की प्रमाणित कटौती प्रदान की जाएगी। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। 50,000 पहले 40 या 50,000 कर दी गई है। लाभांश कर टैक्स ऑन डिविडेंड, घरेलू कंपनियों पारस्परिक कोष से प्राप्त लाभांश की राशि पर करदाता को 10 लाख रुपए तक की छूट मिलती थी। वह शेष राशि पर 10% की दर से कर लगता था। कर निधान वर्ष 2021-22 से इस धारा को समाप्त कर दिया गया है एवं अब संपूर्ण लाभांश की राशि पर सामान्य दरों से कर लगाया जाएगा। पूर्व में कंपनी एवं पारस्परिक कोष द्वारा वितरित लाभों पर लाभांश वितरण कर लगाया जाता था, इसे अब समाप्त कर दिया गया है। वह कंपनी व पारस्परिक कोष को लाभांश वितरण की राशि पर कोई कर नहीं देना होगा। फिर इसमें कर छूट टैक्स रिबेट, भारत में निवासी व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो धारा 87 ए के अंतर्गत आयकर की राशि में से 12,500 रुपये अथवा वास्तविक कर की राशि जो दोनों में से कम हो की छूट प्रदान की जाएगी। अधिभार, यदि एक व्यक्ति की कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक हो परंतु 1 करोड़ से अधिक नहीं हो तो उपरोक्त दरों से ज्ञात आयकर की राशि पर 10% की दर से अधिभार लगाया जाएगा। परंतु यदि कुल आय 10 लाख रुपए से अधिक हो किंतु 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है तो 15%, और यदि 2 करोड़ से अधिक किंतु 5 करोड़ से अधिक नहीं है तो 25%, अथवा 5 करोड़ से अधिक है तो 37% की दर से अधिभार लगाया जाएगा। स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रभार, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कर की राशि तथा अधिभार यदि लागू हो के योग पर अथवा कर की राशि में से धारा 87A की छूट देने के पश्चात शेष कर की राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रभार लागू होगा। टोटल है आपके 4%। स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रभार जोड़ने के पश्चात ज्ञात अनुमानित कर की राशि में से धारा 86 और 89 उपधारा 1 में उपलब्ध छूटों एवं राहतों की राशि को कम कर दिया जाता है। कुल अनुमानित कर दायित्व में से करदाता की किसी आय पर उद्गम स्थान पर कर काटा गया, अगर टीडीएस किया गया है तो ऐसे काटे गए कर को घटाकर शेष भुगतान योग्य अनुमानित कर दायित्व ज्ञात किया जाएगा। परंतु अग्रिम कर की देय राशि ज्ञात करते समय उद्गम स्थान पर काटे जाने योग्य कर की राशि उस परिस्थिति में नहीं घटाई जाएगी जबकि आय भुगतानकर्ता ने बिना उद्गम स्थान पर कर की कटौती किए ही भुगतान कर दिया हो अथवा आय जमा कर दी हो। उक्त जो 1 नंबर पॉइंट मैंने जो आपको बताया है में ज्ञात राशि 10,000 रुपये से अधिक तो अग्रिम करके भुगतान का दायित्व उत्पन्न होगा। कर निधान वर्ष 2019-20 से धारा 10-14 में परिवहन भत्ते पूर्णतः अंधे व शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी को छोड़कर और धारा 17(2) के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा की कर मुक्ति नहीं मिलेगी।
और यदि करदाता की कृषि आय भी है, इफ एसएससी हैज एग्रीकल्चर इनकम अल्सो, तो फिर क्या होगा, यदि करदाता की यदि करदाता की कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक है तो उसकी कुल आय में कृषि आय भी जोड़ी जाएगी। वह कर निर्धारण, व्यष्टियों का कर निर्धारण अध्याय में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार करके कर की गणना की जाएगी। यानी कि एक बार जो आपकी शुद्ध कृषि आय है उसको आप जो आपकी रिमेनिंग इनकम उसमें जोड़ के कर लगाओगे, और फिर मिनिमम जो लिमिट 2.5 लाख की है उसमें कृषि आय जोड़ के कर जो बनेगा वो घटाओगे। तो इस प्रकार से आपको कृषि आय का इफेक्ट जो है कंपटीशन ऑफ आयकर की गणना में उसको शो करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको इतना ही बताया है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कर का अग्रिम भुगतान के प्रावधानों के बारे में। और जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वैकल्पिक कर की दरें, अल्टरनेट टैक्स रेट, यानी कि बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2021-22 वित्तीय वर्ष 2020-21 से एक वैकल्पिक कर दरों का प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में संसद द्वारा स्वीकार कर पारित किया गया है। तो इसमें वैकल्पिक जो कर की दरें हैं वो चैप्टर में अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि उसमें ये एक विकल्प दिया गया है कि आप पुरानी दरों के आधार के ऊपर और पुराने जो आप छूट ले रहे हो उस की बजाय अगर नए विकल्प में आप कर देना चाहते हो, कर की गणना कराना चाहते हो, तो इस विकल्प को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये विकल्प अगले लेक्चर में आपको समझा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर।